हेलो, वेलकम टू टेक्नोलेक्स लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज। आज बात करेंगे वक्फ लॉज के ऊपर। जैसे हम जानते हैं काफ़ी देश के अंदर ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है कि वक्फ लॉज क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है और जो अमेंडमेंट हो रहा है उसके बारे में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये सही है गलत है। हम इस बारे में बात करेंगे डिटेल में। पहले हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि उसका बैकग्राउंड क्या था, इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या था। फिर बात करेंगे आज का जो करंट लॉ है जो 1995 एक्ट से गवर्न होता है। और तीसरे वीडियो में बात करेंगे हम लोग जो अमेंडमेंट आ रहा है उसके प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, अच्छा है खराब है और क्या उसके लॉन्ग टर्म में इश्यूज होने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है वक्फ का। वक्फ का जो बैकग्राउंड मिलता है वो मिलता है कुरानिक लॉ में। हालांकि वक्फ वर्ड कुरान में नहीं आया है, लेकिन 20 ऐसी वर्सेज हैं जहां पे ये रिफर किया गया है कि वक्फ एक अच्छी चीज है और बताया गया है चैप्टर 3 वर्स 92 ऑफ सूरह अल इमरान में ये बताया गया है कि यू विल नेवर अचीव राइटियसनेस अनलेस यू डोनेट सम ऑफ व्हाट यू चेरिश, व्हाटएवर यू गिव it is certainly well known to Allah. It means that it is very good practice, very well appreciated effort by anybody who is giving some money, some property for waqf. अगर देखें जॉन रॉल्स की थ्योरी है जो सोशल जस्टिस की, वो भी काफी इसको अप्रिशिएट करती है। इस थ्योरी के हिसाब से सोसाइटी में जो सोसाइटी है एक चेन की तरह से है और जो पुअर लोग हैं वो एक चेन की एक स्मॉल कड़ी है। तो अगर उस कड़ी को हम स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो पूरी चेन वीक हो जाएगी। इसीलिए जो सारे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सारी चेन को स्ट्रांग बनाएं और चेन को अगर स्ट्रांग बनाएंगे तो पूरी सोसाइटी एज अ सिस्टम वो स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नया लॉ आ रहा है उसका नाम भी काफी चेंज कर दिया गया है। जो नया लॉ है उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। सो ये जो एक्ट है ये बता रहा है कि जो पर्पस है वो उसको मैनेज करने के लिए है, एम्पावर करने के लिए है और उसमें एक इफिशिएंसी लाने के लिए है। बट जो ऑब्जेक्टिव है वो हिडन है और वक्फ जो होता है वो इसीलिए होता है कि उसके थ्रू सोशल जस्टिस हो, पुअर लोगों का सपोर्ट हो, कोई अच्छा काम किया जाए ताकि जो गरीब लोग हैं उनको कोई फायदा मिल सके। जो वक्फ लॉ डेवलप हुआ है वो काफी स्टेज में डेवलप हुआ है और अगर देखा जाए ब्रिटिश पीरियड में तो पहले 1913 में आया, फिर उसके बाद दोबारा से 1923 में आया, फिर 1954 में, 1964 में और जो अभी करंट लॉ जो इन्फोर्स है वो 1995 में इन्फोर्स हुआ था। इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी इसके अंदर अभी काफी अच्छी चीजें हो रही हैं जो उसकी वजह से काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था और काफी फायदा हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से इसमें सोचा गया कि चेंज किया जाए। अगर देखा जाए कि इसमें काफी स्कोप है उसको अमेंड करने का, इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको अमेंड किया जाए और अभी उस पर कंसल्टेशन चल रहा है। जो प्रपोज बिल है उसके बारे में हम लोग तीसरे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें बात करेंगे। जो पहला इंस्टांस मिलता है कि वक्फ देने का वो मिलता है 4 हिजरी में, जब एक आदमी आता है हुजूर साहब के पास टू द प्रॉफिट और कहता है कि मेरे पास 7 बागान है खजूर के और उसमें 600 खजूर के पेड़ हैं, मैं देना चाहता हूं आपको ताकि उसका जो फल है जो उसके से फायदा होगा वो आप गरीब लोगों को पहुंचाएं। दूसरा इंसान मिलता है उमर बिन खत्ताब से खैबर में और उसमें भी प्रॉपर्टी दी जाती है गरीबों के बेनिफिट के लिए। अब देखते हैं कि जब वो मिडिवल पीरियड में इंडिया में क्या हुआ। सो मोहम्मद बिन गौरी ब्रॉड द कंसेप्ट ऑफ वक्फ इन इंडिया और उसके बाद दिल्ली सल्तनत ब्रॉड द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर वक्फ। उन्हें पूरा प्रोसेस बनाया कि वक्फ इंडिया में कैसे होगा, कैसे दिया जाएगा। अब वक्फ कई तरह के होते हैं। अब देखते हैं कि वक्फ के काइंड्स क्या हैं जो काफी वेल नोन है। इसमें 4 तरह का काफी वेल नोन वक्फ है। एक है द चैरिटेबल वक्फ, जो कहते हैं अल वक्फ अल खैरी। दूसरा है द फैमिली वक्फ अल वक्फ अल अहली। तीसरा है द ज्वाइंट वक्फ अल वक्फ अल मुश्तरका। चौथा है सेल्फ डेडिकेटेड वक्फ, से कहते हैं अल वक्फ अला अल नफ्स। अब वक्फ को अगर हम डिवाइड करें कि उसका सर्विस के बेसिस पे तो कह सकते हैं पब्लिक वक्फ और प्राइवेट वक्फ।
इसको हम अगर एसेट के बेस डिवाइड करेंगे तो कह सकते हैं प्रॉपर्टी वक्फ, कॉर्पोरेट वक्फ और कैश वक्फ। काफी केसेस में ये डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी। इंडिया में एक 1998 के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर दिया था कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर्ड हो चुकी है उसको कोई बेच नहीं सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए, चैरिटी के लिए उसको यूज कर सकते हैं। अब एक दूसरा मसला है कि जैसे वक्फ अलल औलाद होता है, उसमें क्योंकि ये फैमिली वक्फ होता है तो उसकी वैलिडिटी पे काफी डिस्कशन हो चुका है। और इसमें 1863 में जब इंडिया में अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने एक पास किया रिलीजियस इंडोमेंट्स एक्ट। उसमें यह था कि जितनी प्रॉपर्टी थी वो कैसे हैंडल की जाएगी और वो उसका कैसे निपटारा वगैरह होगा। लेकिन इसमें फिर उसी वक्त ये भी आया कि जो वक्फ है वो थोड़ा सेपरेट है अदर प्रॉपर्टी से, तो उसका जो हैंडलिंग होनी चाहिए वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। फिर देखा हमने कि शुक्लाल पोद्दार वर्सेस बिकानी मियां केस में इन 1892 उसमें ये इशू था कि फैमिली वक्फ वैलिड है कि वैलिड नहीं है। तो इस केस में ये पाया गया कि जो फैमिली वक्फ है वो वैलिड है। लेकिन फिर 1894 में अबुल फतह मोहम्मद इशाक वर्सेस रमैया धुर चौधरी केस में ये डिसाइड हुआ कि ये इनवैलिड है और अगर वक्फ जो है वो फैमिली पर्पस के लिए है तो वक्फ वैलिड नहीं होगा। उसके बाद फिर ब्रिटिश पीरियड में 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट पास किया गया और उसमें कहा गया कि एनी एक्ट प्रीडोमिनेटली फॉर फैमिली एंड पार्शियली फॉर चैरिटी इज अ वैलिड वक्फ। इसका मतलब वक्फ अलल औलाद 1913 में वैलिड कर दिया गया बाय द वक्फ वैलिडेशन एक्ट ऑफ 1913। फिर दोबारा से जजमेंट आता है 1921 में जिसमें कहा जाता है कि वक्फ कौन कर सकता है। तो उसमें डिसाइड हो गया कि वक्फ कैन बी गिवन बाय मुस्लिम्स और हिंदूज और एनी रिलीजन। इसका मतलब क्या है, रिलीजन कोई बार नहीं है वक्फ करने के लिए, कोई भी पर्सन फ्रॉम एनी कम्युनिटी हैव राइट टू गिव दी वक्फ। तो इसके बाद एक्ट आता है 1923 में ब्रिटिश पीरियड में, फिर 1954 में आता है, फिर 1964 में आता है, फिर 1995 में आता है और फिर 95 के एक्ट में अमेंडमेंट के लिए काफ़ी ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, जो कि हम बात करेंगे इसके डिटेल में हमारे तीसरे वीडियो में। हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे ये जो सारे एक्ट आए हैं 1913 से लेकर 1995 तक, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। ये कहा जा रहा है कि सारे जो प्रोविजंस थे 1923 से लेकर के 1995 तक, ये काफ़ी हद तक जो वक्फ एक्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। और जो अभी जो 1995 एक्ट के ऊपर जो अमेंडमेंट आया है 2024 में, उसमें कहा जा रहा है कि इनफैक्ट ये तो कमज़ोर करने वाला एक्ट है, ना कि उसको स्ट्रॉन्ग करने वाला है। और इसमें जो एक बैकग्राउंड निकल करके आ रहा है कि ये ऐसा क्या हुआ कि जो इसको अमेंड करने की जरूरत पड़ी है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जैसे जो सचर कमेटी की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से जो लैंड होल्डिंग है वक्फ बोर्ड के पास वो है करीब 6 लाख एकड़। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है वो है 8,54,509 एकड़। और जो हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा पार्लियामेंट में ड्यूरिंग दी प्रेजेंटेशन ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल कि ये 9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। और ये भी कहा गया कि जो वी नो वेरी वेल कि सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग वो डिफेंस के पास है और दूसरी रेलवे के पास है, और कहा जा रहा है तीसरी से बड़ी लैंड होल्डिंग जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। ये कहना गलत है। क्यों कि अगर हम सिर्फ 4 स्टेट की जो लैंड होल्डिंग है, इंडोमेंट्स हैं, हिंदू टेम्पल्स एंड अदर चैरिटीज़ इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये टोटल क्रॉस करती है 10 लाख एकड़ से भी ज़्यादा। तो ये पॉइंट तो गलत है कि ये जो तीसरी बड़ी लैंड होल्डिंग है वो हम जो वक्फ बोर्ड के पास है। अब हम जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें बताएंगे डिटेल में इसके बारे में, और जो तीसरी वीडियो आएगी उसके बारे में बताएंगे कि जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड है उसमें क्या क्या पॉइंट्स अच्छे हैं और क्या क्या पॉइंट बहुत चैलेंजिंग हैं, जिसका काफ़ी अपोजिशन हो रहा है। और सही मानों में इंडिया के लिए जो कीपिंग इन माइंड डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री किस तरह का लॉ होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड फॉलोइंग माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। एंड बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, जो कि हमारा सेकंड वीडियो होगा ऑन वक्फ एक्ट के ऊपर।
और फिर हम तीसरा वीडियो बनाएंगे जो होगा, जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है उसके ऊपर जो चैलेंजेस हैं और क्या क्या लोग जो व्यूज़ ला रहे हैं और क्या क्या उसमें जो सजेस्ट कर रहे हैं और क्या होना चाहिए सही मायनों में, इसको देखते हुए कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।